भूत सच में होते हैं या नहीं, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। विज्ञान कहता है कि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अधिकतर डर सिर्फ दिमागी भ्रम, रोशनी की चाल या पर्यावरणीय कारण होते हैं। लेकिन आस्थाओं और कहानियों में भूतों का जिक्र सदियों से होता आ रहा है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अजीब घटनाएं अनुभव की हैं। अचानक ठंडक, रहस्यमयी परछाइयां या अनदेखी आवाजें। तो क्या भूत असली हैं या सिर्फ हमारा डर? फैसला आपका है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं सत्यव्यास का रहस्यमय उपन्यास जिसका नाम है उफ कोलकाता। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इसके अगले भाग की ओर। रुद्र शर्मा, तिगड़ी के तीसरे दोस्त, दर पड़ाकू। पढ़ने का बहाना चाहिए होता है, कुछ भी पढ़ जाते हैं, हाथ में रखते हैं पेन स्कैनर और किसी भी लाइब्रेरी में बैठकर पूरी किताब स्कैन कर जाते हैं। घर आकर उसे पढ़ते हैं। दिमाग में जितनी शिराएं हैं उतनी किताबें भरी हैं। कॉलेज के पहले साल ही हादसे के शिकार हो गए। हादसा जज्बाती था, सो अब हादसों से बचकर चलते हैं। दरअसल हुआ ये कि दो मसले एक साथ पेश आए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा यह है कि असगर अली को हॉस्टल का वार्डन बना दिया गया और छोटा यह है कि रुद्र को उर्दू सीखने का मियादी बुखार चढ़ आया। उसका कारण था और कारण भी मुनासिब ही था। बकौल रुद्र जहां उन्हें वकालत करनी है वहां की बड़ी आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए जब वकालत को करियर बनाने की बात उन्होंने सोची थी तो यह मुनासिब फैसला लिया कि उर्दू सीख ली जाए और उर्दू सीखने के लिए यूनिवर्सिटी के उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला ले लिया। यह वजह रुद्र शर्मा बताते हैं, जो कि झूठ है। सच्ची वजह है हादसाती इश्क। जी, इश्क। हुआ यह है कि एडमिशन के वक्त फीस भरने के लिए रुद्र शर्मा लाइन में लगे हुए थे। उनसे ठीक आगे जो लड़की लाइन में लगी थी उसके इत्र की खुशबू रुद्र को बेचैन कर रही थी। वैसे भी सरकारी स्कूल में पढ़े और अब तक केवल पढ़ते ही आए रुद्र की किसी भी लड़की से इतनी नजदीकी पहली बार ही हुई थी। वह उसके गेसुओं की हवा से लर्जा हो ही रहे थे कि एक पुरकशिश आवाज ने उन्हें चौंका दिया। सुने, लड़की ने पीछे मुड़कर कहा था। आए? रुद्र शर्मा पहली बार में ही गड़बड़ा गए। लड़की ने बहरहाल हंसी अपने होठों के पीछे बंद करते हुए अपनी बात कही। आपके पास कलम होगी क्या? नामुराद मेरी कलम की रोशनाई ने धोखा दे दिया। नामुराद? कलम रोशनाई? यह कौन सी भाषा है? ऐसी जुबान तो उसके कस्बे, उसके शहर के मुसलमान भी नहीं बोलते। दुआ सलाम और अल्लाह के अलावा उनमें और खुद में भी उसने कभी कोई अंतर महसूस ही नहीं किया। बहरहाल यह भाषा जो भी है इस लड़की की जुबान से निकलकर कैसी शहद जैसी लग रही है। लड़की ने जो फिल्म चलाई उसका केवल फर्स्ट हाफ ही रुद्र के काम का था, सो उन्होंने कलम फौरन निकाली और लड़की की ओर बढ़ा दी। लड़की मुड़ी, कुछ दस्तखत सरीखा किया और इससे पहले कि कलम वापस कर पाती पीछे से चिल्लाती इंतजारियों की भीड़ ने उसे धक्का मुक्की के बीच ही बाहर निकल जाने पर मजबूर कर दिया। पीछे से लड़कों ने जब रुद्र को कोंचा तो उन्होंने गालियों में ही उनकी नजदीकी रिश्तेदारियां निकाली और उसी लड़की के तस्वुर में खोए काउंटर से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने एक ही दिन में दूसरा चमत्कार देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक साइकिल स्टैंड की छांव में लड़की को इंतजार करता पाया। लड़की ही धीमे धीमे चलकर रुद्र के पास आई और कलम वापस करते हुए बोली, मशकूर हूं आपकी। रश्क और रकाबत में मुब्तला इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। आए? रुद्र शर्मा एक ही दिन में दूसरी बार गड़बड़ाए और अचरज का सबसे बड़ा सवाल सबसे छोटे लफ्जों में दिया। लड़की उनकी परेशानी समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद आपका। ईर्ष्या से भरी इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। रुद्र को यह पूरी बात किसी अस्पष्ट अनुच्छेद की तरह लगी। किसी तरह वह इस अनुच्छेद में छेद कर पाए और बस अच्छे लोग ही समझ पाए। वह थोड़े शर्माए और फिर बोले, आप यह किस भाषा में बात कर रही हैं? लड़की को कदरन बुरा लगना चाहिए था मगर लगा नहीं। वह वापस मुस्कुराई और बोली, उर्दू आपको भी सीखनी चाहिए, प्यारी जुबान है आपकी तरह। कहकर लड़की ने आदाब जैसा कुछ किया और लौट आई। रुद्र शर्मा नहीं लौट पाए
उनका दिल वहीं कहीं अटक कर रह गया। अगले दिन वह उर्दू के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने की लाइन में फिर लगे हुए थे। मगर एक दिन में 2 बार हुआ चमत्कार, तीसरी बार नहीं हुआ। 6 महीने तक रुद्र शर्मा इस भरोसे उर्दू विभाग के चक्कर लगाते रहे कि लड़की दिख जाए, मगर वह नहीं दिखी। रुद्र शर्मा ने क्लास करने के चक्कर में अपनी शनिवार रविवार की छुट्टियां तक खराब की, दोस्तों का मूड खराब किया, फिल्में नहीं देखी, बस उर्दू विभाग के आसपास मंडराते रहे, मगर सब बेकार। चमत्कार अगर अचानक होते हैं तो बिजलियां भी बताकर नहीं गिरती। उस नामुराद दिन बिजली गिरी, और अकेले नहीं गिरी, अपने संग दरख्त भी लिए आई। एक दिन हुआ यूं कि रुद्र शर्मा उर्दू विभाग का चक्कर लगाकर आ ही रहे थे कि किसी मर्दाना आवाज ने उन्हें रोका। रुद्र शर्मा पीछे मुड़े। आवाज मर्दाना ही थी, मगर उसके साथ जो जनाना थी, रुद्र शर्मा की रुचि वहां थी। पहली बिजली वहीं गिरी, लड़की वही थी, मगर हाय, अपने शौहर के साथ थी। उसकी शादी आसनसोल में कहीं हुई थी और शौहर अपने ससुराल कोलकाता आए हुए थे। लड़की उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी घुमाने के गरज से आई थी। तुम, मेरा मतलब है आपने क्लास नहीं किया इस साल? रुद्र शर्मा ने जैसे तैसे सवाल किया। कैसी क्लास? मैं तो पार साल ही फारिग हो गई थी, लड़की ने हंसी बिखेरते हुए कहा। तो उस रोज ऑफिस काउंटर पर? रुद्र ने माकूल सवाल किया। वो तो मैं कॉशन मनी निकलवाने आई थी। लड़की ने दूसरी बिजली गिरा दी, उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठी, गरारा संभाला और शौहर मोटर समेत हवा हो गई। उस शाम से रुद्र शर्मा के कमरे में अताउल्लाह खान के गाने बिला नागा बजने लगे। 6 और महीने बीते तो रुद्र को ख्याल आया कि जब एडमिशन ले ही लिया है तो उसकी याद में ही सही सर्टिफिकेट भी ले ही लिया जाए। सो इसी गरज से वह वार्डन असगर अली के घर पहुंचे और सीधे ही मुद्दे की बात कही। सर, मुझे उर्दू में पास करा दीजिए। तुम्हें शौक है? असगर अली रोमांच से भराए। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे नौखेजों को तो जरूर ही यह जबान सीखनी चाहिए, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। रुद्र ने बिल्कुल सुबोध बनते हुए कहा। दिक्कत ही कोई नहीं है, कल से रोज सुबह 8 बजे आ जाया करो, आधे घंटे, जल्दी ही सीख जाओगे। लेकिन सर, देखो, आगाज में ही लेकिन लगा दी, ऐसे कैसे सीखोगे? असगर अली ने माथे पर पैंच लाते हुए कहा। सर, वो कल सुबह 8 बजे। रुद्र पूरी बात कह ही देता कि असगर अली ने फिर टोक दिया। उठ नहीं पाओगे यही ना? अरे बरखुरदार, कुछ तो खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। सर, वो बात नहीं है। तो फिर? कल सुबह 8 बजे उर्दू की परीक्षा है मेरी। रुद्र ने पिंजरा खोल दिया था। क्या? असगर अली के तोते उड़ गए। जी सर। रुद्र ने असगर अली की हवाइयां उड़ती देखकर कहा। बदतमीज, हमसे मजा लेने आए हो? असगर अली विफर उठे। नहीं सर, क्वेश्चन पेपर लेने। रुद्र ने शांति से कहा। क्या मतलब? उर्दू वाले उस्ताद जाफिर हुसैन साहब आपके दोस्त हैं, ऐसा सुना है। रुद्र ने मन की बात की। दफा हो जाओ, तुम जैसे लोग इस जुबान से दूर ही रहो तो ठीक है। असगर अली तमतमाते हुए बोले। सर, कुछ कर दीजिए, फेल हो जाएंगे। रुद्र ने कहा। असगर अली थोड़े संयत हुए, मगर मदद के लिए नहीं, जहर उगलने के लिए। उन्होंने फौरन पूछा। जोश मलिह आबादी का नाम सुना है? जी सर, आम बेचते थे। रुद्र ने फौरन से भी पहले जवाब दे दिया। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। शायद इसलिए तो जोश भी नाउम्मीद थे। उन्होंने देख लिया था कि हिंदी के पीछे उर्दू खत्म कर ही दी जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा था। बात खत्म होने के बाद असगर अली को रुद्र से सवाल की उम्मीद थी। रुद्र मगर चुप हो रहा तो असगर अली खुद ही खौफ में बलबलाते हुए बोले। उन्होंने कहा था कि यह कैसी जुबान हम पर लाद दी गई, जिसे सुनो तो लगता है कानों में पिघले शीशे उतर रहे हों। अब तक बात उर्दू पर हो रही थी, रुद्र के नाकारेपन पर हो रही थी। रुद्र सुन रहा था। बात अब वहां से फिसल कर हिंदी की बेइज्जती पर आ गई थी, और यही बात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। परीक्षा, सर्टिफिकेट, लड़की, सब बेमायने हो गए। रुद्र तमतमाया, और इससे पहले कि वह कुछ बोल जाता, उसे याद आया कि वह कहाँ खड़ा है। उसके भीतर एक गंदी सी गाली उमड़ी, मगर उसने उसे रोक लिया। सामने वाला अगर मेरी जुबान की इज्जत न करे तो यह जरूरी तो नहीं कि मैं भी उसकी जुबान की इज्जत न करूं, मगर गर्दन तक आ चुके गुस्से को निकालना भी तो जरूरी है, वरना सिर की नसें फट जाएंगी। सो उसने जुबान को पूरी इज्जत दी, भीतर से आ रही गाली के शब्द बदल दिए और कहा। सर, बको।
असगर फुफकारे, सर आपके जज्बात को सलाम। रुद्र ने इतना ही कहा और बात का मतलब ढूंढता छोड़ बाहर निकल आया। असगर अली उस रोज से इन 4 शब्दों को उर्दू के हर कवायद पर बैठाकर देख चुके हैं। उन्हें इसका कोई अर्थ नहीं मिला, मगर रुद्र को इसका अर्थ मिल गया था। सो उस रोज से जब भी उसे खींच उतारनी होती, वो जज्बात को सलाम कर देता है। और आज उसी तिकड़ी के तीसरे कोने यानी रुद्र शर्मा के कमरे में चेतन अपनी गिटार पर कुछ धुन निकाल ही रहा था, जब रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, राजे, ये कर्ज वाला गाना एक हसीना थी, गिटार वालों का नेशनल एंथम है ना? क्या बेहुदा बात है। चेतन ने गिटार के तार को कसते हुए कहा, और क्या, उसके अलावा तुम लोगों को आता क्या है? जब कुछ बजाने को कहो तो रवि वर्मा की आत्मा घुस जाती है तुम लोगों में। साले, सिद्धार्थ से पूछना, कल ही उसको विशुवर देर सुनाए हैं। चेतन ने गिटार पर झन्न से एक हाथ मारते हुए कहा। सिद्धार्थ से याद आया, वो आजकल है कहाँ? पिछले 3-4 दिन से दिखा नहीं। रुद्र ने पूछा। आ रहा है, उसी से पूछ लो। कहते हुए चेतन ने आते हुए सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। आओ राजे, आजकल कहाँ हातिमताई बने फिर रहे हो? रुद्र ने सिद्धार्थ के बैठने की जगह बनाते हुए कहा। बेटा, हम शहजादी हुस्नबानो को ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी बैठते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। कौन हुस्नबानो पापा? चेतन ने चौंकते हुए पूछा। अबे वही जो उस दिन ट्रेन में मिली थी, जिसके साथ हम ऑटो से आए थे। सिद्धार्थ ने याद दिलाने की कोशिश की, जिस पर चेतन भड़क गया। बाड़ा तू या बार हेलुसिनेट कोशिश, दारू पीकर और हिंसक फिल्में देखकर तुम्हें ट्रेन की सीट पर भी लड़की ही दिखाई देती है? पागल हो जाओगे। चेतन ने गुस्से में उबाल खाते हुए कहा। मत मानो, हमें क्या, लेकिन उस रोज ट्रेन में लड़की थी और मैंने उसे रास्ते में ड्रॉप भी किया था। सिद्धार्थ ने मुंह बिचकाते हुए कहा। हमें बताओ लाले, रुद्र ने बीच में पड़ते हुए कहा। लड़की से संबंधित कोई भी बात हो हम मान लेंगे, बिना इफ बट के। हमें बताओ तो। अबे, उस रोज ट्रेन में एक लड़की मिली थी जिसे हम रास्ते में ड्रॉप किए थे। सिद्धार्थ ने इतना ही कहा और आगे कहना चाहता ही था कि चेतन ने फिर बीच में टोका। कोई लड़की नहीं थी, तुम्हारा वहम था। तुम चुप रहो वे वजीर। बादशाह कह रहे हैं कि मलिका थी तो मलिका थी। रुद्र ने टोकते हुए कहा। हाँ राजे, तू आगे बता। आज की रात मिलने जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने सफेद झूठ कहा। पता मिल गया है क्या? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, पता मिल गया है, बस घर ढूंढना है। उसी सिलसिले में तो इतना दौड़ रहे हैं। सिद्धार्थ ने फिर झूठ कहा। राजे, हमें भी ले चलो। रुद्र गिड़गिड़ाया। तुम साले क्या करने जाओगे? चेतन ने चिढ़ते हुए कहा। हम देखेंगे, ये डरावनी फिल्म वाला है, हम छुपकर देखने वाले हैं। हम ताक झांक से ही हाई हो जाते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत? रुद्र ने बात पर विराम लगाते हुए कहा। फिर भी चेतन ने हिदायत दी। मत जाओ इसके साथ, हम बचपन से जानते हैं इसको, हम बता रहे हैं फंसाएगा। इसकी बात मत सुन और रात 10 बजे तैयार रहना, साथ चलेंगे। अब चल कॉमन रूम चलते हैं, सिद्धार्थ ने कहा और चेतन को कमरे में ही छोड़कर दोनों टेबल टेनिस खेलने कॉमन रूम की ओर चल पड़े। बरसात के महीनों में कोहरा कम ही दिखता है, मगर जब दिखता है तो जानलेवा ही होता है। हवा की नमी का असर क्या इंसान, क्या मशीन, सब पर ही दिखता है। ट्रकों और दूसरे भारी वाहनों की हेडलाइट और फिर सरकारी बिजली के लट्टुओं की रोशनी के सहारे ही सिद्धार्थ और रुद्र आज मेचिदा कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। सिद्धार्थ जानता था कि कहाँ जाना है, रुद्र बस साथ था और सपने में किसी बंगले, किसी घर, किसी हॉस्टल या किसी होटल की कल्पना किए हुए था। और इसी कल्पना में डूबते उतारते उसने सिद्धार्थ से कहा, यार सिद्धार्थ, हाँ कुछ खाकर चलते हैं यार। रुद्र ने अपनी समझ से वाजिब सवाल किया। क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। अब लड़की को कहाँ पता होगा कि हम 2 लोग आ रहे हैं? मान लो हम लोगों ने उसका घर खोज लिया और उसने बुला भी लिया। अब रात का वक्त है यार, खाने के टाइम पर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मान लो हमने घर ढूंढ लिया, और ढूंढ लिया क्या? जब मैं साथ हूं तो समझ लो ढूंढ ही लिया। अब अगर हम घर गए, लड़की और तुम्हारे ससुराल वाले खाना पीना खा के टाइट हो तो कैसा लगेगा यार? लड़की की बेइज्जती हो जाएगी ना। रुद्र ऐसे ही ऊल झलूल बातें बकता रहता, जिस पर सिद्धार्थ ने कुछ कान दिया कुछ नहीं दिया, बस हूं हाँ करता रहा। मोटरसाइकिल बहरहाल कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। कोहरे ने मोटरसाइकिल और उसके दोनों सवारों को अब तक बर्फ के गर्द लिपटे बोरे की तरह सर्द कर दिया था। गाड़ी ठीक कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में रुकी थी।
बाहर एक पीली रोशनी वाला बल्ब लकड़ी के ही दीमक खाए लैंप पोस्ट पर जल रहा था, और अगर किसी के पास खाली वक्त हो तो वह गिनकर बता पाए कि हर 3 सेकंड कांपकर बंद होने के बाद 2 सेकंड को जल जाता था। बहरहाल आसपास जो भी रोशनी थी बस उसी लाइट से थी। टिड्डियों की अजीब चरचराहट रुकती तो मेंढकों की आवाज माहौल को और डरावना बना देती। आसमान की ओर देखने पर तेजी से भागते बादल डरावनी शक्लों में बनते बिगड़ते दिखते। और ठीक इसी वक्त सिद्धार्थ ने जब गाड़ी रोकी तो रुद्र ने उतरते हुए पूछा, क्या हुआ, गाड़ी चौक ले ली क्या? रुद्र के इस सवाल के जवाब में सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, बस मोटरसाइकिल को रोड के किनारे करने लगा। रुद्र को लगा कि वह गाड़ी को देखने के लिए किनारे कर रहा है। उसने कब्रिस्तान के बाहर का माहौल देखा। कमर सीधी करने को उसने सिर उठाया तो सिर के ऊपर से भागते हुए बादलों की खौफनाक शक्ल ने उसे हिला दिया। उसने फौरन आंखें नीची कर ली और हड़बड़ी में कहा, अबे इस जज्बात के सलाम को थोड़ा टेढ़ा करके हिलाओ डुलाओ, गलत जगह बंद हो गई है। सही जगह है, हमें यहीं आना था। सिद्धार्थ ने रूखा सा जवाब दिया। क्या मतलब? रुद्र इस जवाब से हतप्रभ हो गया। मतलब वो लड़की उस दिन यहीं उतरी थी। सिद्धार्थ ने गाड़ी से चाबी निकालते हुए कहा। क्या बकवास है ये? रुद्र ने अविश्वास से सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए बेचारगी से कंधे उचका दिए। रुद्र अब कुछ कुछ बात को समझा और समझते ही बोला, और यही तुम्हारा एड्रेस था? जिसके जवाब में सिद्धार्थ क्या कहता, बस अंग्रेजी फिल्मों के बोर्डिंग के लड़कों की तरह सिर हिलाकर हामी भरी। तुम्हारे जज्बात को सलाम, तुम हमें फुसलाकर इस कब्रिस्तान में लाए हो। रुद्र को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है भाई, अभी उसे खोजना भी है। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे रुद्र ने झटका दिया और अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख कर झुकते हुए बोला, इससे ज्यादा क्या टाइम खराब होगा साले? आजकल में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना है। हॉस्टल में फैकल्टी में सब कह रहे हैं कि रुद्र टॉपर रहेगा अब की साल, और हम यहाँ कब्रिस्तान के बाहर टाप रहे हैं। अब चल भी। सिद्धार्थ ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए अपनी ही बात की। कहाँ चल? तुम्हारे जज्बात को सलाम, रुद्र शर्मा यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और वापस चलो फटाफट। सुन, उसे ढूंढे बिना तो जाऊंगा नहीं। दिन में ढूंढ कर देख लिया है, रात में कोशिश करने दे। सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा। कहाँ ढूंढेगा साले? उस रोज से तेरे इंतजार में यहीं रोड पर बैठी होगी क्या वो? रुद्र ने समझाते हुए कहा। अबे इस कब्रिस्तान के उस पार कोई कॉलोनी जरूर होगी, अभी इधर से पार होकर ही तो पता चलेगा ना, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ अभी समझा ही रहा था कि उसने थोड़ी दूर जहां से सिमेट्री का इलाका शुरू हो जाता है उधर से किसी के गुजरने की आवाज सुनी। उसके कान खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने गाड़ी में फिर चाबी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट कर दोनों स्टैंड पर लगा दिया और रुद्र से कहा, सुन भाई, मैं आता हूँ, तू यहीं रहना, और कोई खतरा दिखे तो बस ये हॉर्न बजा देना। यहीं रहूंगा साले, जहीं कह सकता हूँ। पापा ठीक कहते थे, मोटरसाइकिल चलानी सीख लो, बुरे वक्त में काम आएगी। उन्हें भी किसी हरामजादे ने ऐसे ही फंसाया होगा। रुद्र भुनभुनाता रहा और सिद्धार्थ कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। वक्त जो नुकसान करता है उसकी भरपाई कठिन है। मेचिदा का वह कब्रिस्तान कभी ग्रेनाइट पत्थर और नक्काशीदार कब्रों से सजा रहा होगा, मगर अब वह कब्रों के बीच उगाए इमली के पेड़ों, गांजे के पौधों और ऐसे ही लावारिस कटीली झाड़ियों से भरा हुआ था। यह कटीली झाड़ियां ही अब उस कब्रिस्तान की एकमात्र मुहाफिज थीं। सिद्धार्थ उन्हीं कटीली झाड़ियों में से जगह बनाते हुए दबे पांव कब्रिस्तान के भीतर घुस गया। उसे उम्मीद थी कि इस पुरानी उजाड़ कब्रिस्तान की दीवार की दूसरी ओर रिहायशें होंगी, कोई 2 या 1 ही परिवार हो, मगर होना चाहिए। मगर उसका अनुमान गलत था। उस ओर रिहायश जरूर थी, मगर वह बगल के कच्चे रास्ते से होकर गुजरती थी। जिस रास्ते सिद्धार्थ दाखिल हुआ था वह कब्रिस्तान ही था, जिसके चारों ओर पसरे माहौल से ऐसा लगता था कि खामोशियों का शहर ही आबाद हो। दूर से रह रहकर किसी अजीब परिंदे की घुटी हुई आवाज सिहरन पैदा कर रही थी। सिद्धार्थ के पांव भी सूखे पत्तों पर सावधानी के बावजूद आवाज कर ही जाते थे। उसने देखा कि सामने थोड़ी दूर पर लोहे का एक दरवाजा है, जो संभवतः कब्रिस्तान में घुसने का प्रवेश द्वार था। उसे लोहे के दरवाजे के उस पार रिहाइश दिखाई दी तो उसे खुद पर गुस्सा आया। आखिर क्यों नहीं उसे कब्रिस्तान के बगल से जाती हुई वह सड़क दिखाई दी? किस बेवकूफाना सोच के तहत कब्रिस्तान में वह लड़की खोजने आया? इन्हीं सोचों में गुम वह कमर पर हाथ धरे खड़ा ही था कि उसे अपने ठीक पीछे
किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने अपनी पीठ पर किसी के सांसों की आवाज महसूस की। वह झटके से पीछे मुड़ा और ठीक पीछे अपने आंखों में झांकती एक जोड़ी आंखें दिखी। आंखें धुली धुली, जुल्फें जैसे चेहरे को ढक देने को आमादा, और मुस्कान बिछड़े प्रेमी के अचानक मिल जाने जैसी आकस्मिक। सामने वही लड़की खड़ी थी। होली शिट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, सिद्धार्थ ने छाती पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे एहसास था कि तुम जरूर आओगे, लड़की ने उसी सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। पिछले एक हफ्ते में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सिद्धार्थ ने सांसों पर काबू पाते हुए कहा। यहीं आ जाते, मैंने तो कहा था यहीं कहीं ढूंढ लेना। बर्फीली आवाज थोड़ी पिघली। मुझे लगा था कि तुमने मजाक किया होगा। मैंने कहा था ना, मैं मजाक नहीं करती। लड़की के चेहरे पर फिर गंभीर रहस्य तैर गया। तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, सिद्धार्थ ने हिचकते हुए ही पूछा। मोहिनी, लड़की ने बालों की लट उंगलियों से पीछे करते हुए कहा। मोहिनी, मोहिनी मीन्स इंचेंट्रेंस, सिद्धार्थ खुद में ही बड़बड़ाया। मोहिनी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, सिद्धार्थ ने सबसे जरूरी सवाल किया। मैं तो इस वक्त हर रोज ही यहाँ आती हूँ, मोहिनी ने फिर कोई अबूझ जवाब दिया। इस वीराने में क्या करने, सिद्धार्थ इस जवाब से अचंभित था। कुछ तलाशने, मोहिनी ने फिर अबूझ सा जवाब दिया। तलाशने, सिद्धार्थ खुद में फिर बुदबुदाया। उसे सब कुछ असामान्य सा तो लगा, मगर इन सब बातों को मजाक कहने पर मोहिनी के नाराज हो जाने का डर था। सिद्धार्थ यह जोखिम इस वक्त नहीं ले सकता था, सो उसने बात बदली। खैर, कहीं बाहर चलें, कहकर सिद्धार्थ जवाब का इंतजार करने लगा। मोहिनी ने उसे अपलक देखा और मुस्कुराते हुए बोली, चलती अगर तुम अकेले आए होते, मोहिनी ने कहा और इशारों से उधर देखा जिधर मोटरसाइकिल की आड़ में रुद्र खड़ा था। ओह, तुम्हें कैसे पता, सिद्धार्थ ने झपते हुए कहा। इधर खामोशियों की चलती है, थोड़ी सी भी आवाज दूर तक और देर तक ठहरी रहती है, मोहिनी ने कहा। मोहिनी के इतना कहते ही कहते सिद्धार्थ को छींक सी आ गई। उसे छींकते ही एहसास हुआ कि थोड़ी दूर पर बेतरतीब लगी झाड़ियां सरसरा गईं। उस सरसराहट ने न सिर्फ सिद्धार्थ का ध्यान खींचा, बल्कि मोहिनी को भी बेचैन कर दिया। उसने उसी बेचैनी में कहा, मुझे लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहा है। और मैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उसका क्या, कहते हुए भी सिद्धार्थ की नजर झाड़ियों की तरफ ही रही। उसने देखा कि गुलर की तरह लाल एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं, किसी जानवर की आंखें। सिद्धार्थ ने अंदाजा लगाया कि यह संभवतः कोई कुत्ता है। अब नहीं करोगे, मोहिनी ने सिद्धार्थ की बात का रहस्य में जवाब दिया और उसी रहस्य में मुस्कान के साथ दिया और आगे की ओर बढ़ चली। कहाँ मिलोगी अगली दफा, सिद्धार्थ ने फिर लौटते हुए पूछा। यहीं आ जाना या फिर वहां जहां पहली बार मिले थे, मोहिनी ने फिर हंसते हुए जवाब दिया। यह जगह तुम्हें वियर्ड नहीं लगती मिलने के लिए, पूछते हुए सिद्धार्थ की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जिसके जवाब में इशारे से मोहिनी ने अपनी होठों पर तर्जनी रखी और बोली, श्श, धीमे बोलो, कहकर वह एक पल को रुकी और फिर बोली, नहीं, यहाँ की खामोशी मुझे पसंद है और यूं भी यहाँ आए बगैर मेरा काम भी नहीं चलता। अच्छा, कहाँ रहती हो ये तो बता दो, सिद्धार्थ ने गुजारिश की। सब मैं ही बता दूं, तुम भी तो कुछ करो, कहते हुए मोहिनी फिर मुस्कुराई। सिद्धार्थ फिर अबस हो गया। आता हूँ, कहते हुए सिद्धार्थ पीछे की ओर ही चलने लगा। आना, हाँ, और हाँ, अगली दफा जब आना हो तो अकेले आना, कहकर मोहिनी आगे बढ़ी और पेड़ों और लंबी झाड़ियों के झुरमुटों में खो गई। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने रुद्र को वैसे ही पाया जैसा वह उसे छोड़कर गया था, मगर सिद्धार्थ को एक मुश्त आता देख रुद्र के चेहरे पर कान से कान तक की मुस्कुराहट तिर गई। आ गया भाई तू, तुझे जिंदा देखकर कितनी खुशी हो रही है, चल जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर मेरे दोस्त। सिद्धार्थ ने रुद्र के कहने का इंतजार नहीं किया, उसने गाड़ी को स्टैंड से उतारा और बंद करके धकेलकर आगे ले जाने लगा। रुद्र ने जब यह देखा तो हतप्रभ रह गया, मगर कुछ सोचकर बोला, अच्छा, गाड़ी का इंजन गर्म हो गया होगा ना? नहीं, फिर इसको ढकेल के क्या बॉडी बनानी है? नहीं भाई, उसने कहा है कि यहाँ सब काफी दिनों से सोए हैं, इंजन की आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ती है। कहते हुए सिद्धार्थ गाड़ी को
धकेलकर कब्रिस्तान से आगे ले आया था। किसने कहा? रुद्र ने चलते हुए ही आश्चर्य से पूछा। मोहिनी ने, कहते हुए सिद्धार्थ ने गाड़ी स्टार्ट की। मोहिनी? नाम तो सवा सेक्सी है राजे, ये कहाँ मिल गई? रुद्र ने पीछे बैठते हुए कहा। यही कब्रिस्तान में, सिद्धार्थ ने गाड़ी रोड पर चढ़ाते हुए कहा। क्या? कब्रिस्तान में? सचमुच कोई लड़की थी? रुद्र दरअसल सीट पर ही कांप कर रह गया। हाँ, और इतना मत हिलो। और उसका नाम मोहिनी था? रुद्र ने अब की ऐसी धीमी आवाज में कहा मानो उसके गले में जान ही ना हो। हाँ बे, पहचानते हो क्या? सिद्धार्थ ने उत्सुकतावश पूछा, जिसका कोई जवाब रुद्र की ओर से आया ही नहीं। बस वह कुछ भुनभुनाता रहा। हम जानते हैं कि अब तुम क्या पूछोगे, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए ही कहा और रुद्र से सवाल की उम्मीद करने लगा। रुद्र की ओर से जब कुछ क्षणों तक कोई सवाल नहीं आया तो उसने खुद ही कहा, तुम साले पूछोगे कि वो कब्रिस्तान में मिली। थोड़ा अजीब नहीं है? है, अजीब है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब है। मगर यार वो इतनी खूबसूरत है ना कि उसे देखने के बाद आसपास का ख्याल ही किसे रहता है। अगली बार पता है कहाँ मिलना है? सिद्धार्थ ने फिर सवाल की उम्मीद की, मगर रुद्र का कोई सवाल नहीं आया। हाँ, उसका भुनभुनाना थोड़ा और तेज हो गया। यही मिलना है, और घबराओ मत, अगली बार तुमको तकलीफ नहीं देंगे। अकेले बुलाई है? सिद्धार्थ ने गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाते हुए कहा और फिर कहना जारी रखा, बोलते क्यों नहीं हो साले, और ये क्या भुनभुना रहे हो? सिद्धार्थ के चिल्लाने पर आवाज रुद्र तक गई और अब रुद्र की सुनी जा सकने वाली आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ी। रुद्र दरअसल हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मारे डर के उसकी हालत खराब थी। सिद्धार्थ बेसाख्ता हंस पड़ा। साले पिसन हर्ट, कहते हुए सिद्धार्थ ने गाड़ी चलाना जारी रखा और रुद्र ने हनुमान चालीसा पढ़ना। बीच में थोड़ी देर की खामोशी रही, जिसे तोड़ते हुए सिद्धार्थ ने ही कहा, जानता है बे, शी इज वर्थ डाइंग। उसके लिए मरा भी जा सकता है। वो अपना सस्ता शायर चेतन कैसे तो कहता है ना कि बनाने वाले ने खुद ही तराशे हैं तेरी जुल्फे, तेरी आंखें, तेरे अब्रू, तेरे लब और पाँव। रुद्र आखिरकार बोला, मतलब? सिद्धार्थ ने चिहुक कर पूछा, तूने उसके पाँव देखे? रुद्र ने इस तरह बात रखी कि माहौल में सिहरन सी दौड़ गई। सिद्धार्थ के पाँव के रोवों में करंट सा छू गया। वह रुद्र की बात का अर्थ समझ गया और फिर पूरी राह कुछ नहीं कोई बोला। आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं कि वो लड़की जो सिद्धार्थ को कब्रिस्तान में मिली, वह कोई असली लड़की थी या छलावा मात्र। बने रहिए हमारे साथ इस रहस्य का खुलासा होने तक। आप सभी का शुक्रिया।